हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय और ये है आपका क्लास नंबर 30। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 7 जिसका नाम है विविधता में एकता एवं सामाजिक मुद्दे। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके थे विविधता में एकता को दर्शाने वाले तत्व। उसके बाद हमने देखा था आतंकवाद के कारण, उपाय या समाधान। उसके बाद हमने देखा था सांप्रदायिकता, जिसका सांप्रदायिकता का अर्थ देखा था, उसकी परिभाषा और सांप्रदायिकता के कारण। फिर देखा था हम लोगों ने जातिवाद का अर्थ और जातिवाद के दुष्परिणाम क्या होते हैं और समाप्त करने के क्या सुझाव हैं। इन सब के विषय में हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। तो आज हम देखेंगे अनुसूचित जाति के विषय में और साथ ही गुट निरपेक्ष, पंचशील और भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में। तो दोस्तों, आज ये चैप्टर हमें समाप्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अनुसूचित जाति से क्या आशय है दोस्तों? जो आर्थिक व सामाजिक रूप से शोषण के शिकार रहे हैं अथवा गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अनुसूचित जाति कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए एकदम क्लियर शब्दों में लिखा गया है कि जो आर्थिक और सामाजिक रूप से शोषित हैं और कहीं ना कहीं वो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जिनका आर्थिक रूप से भी शोषण किया गया है, सामाजिक रूप से भी शोषण किया गया है और वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तो वो अनुसूचित जाति कहलाते हैं। क्लियर दोस्तों? भारत में गरीब वह है जिसकी क्रय शक्ति कम है और जिसे भोजन में न्यूनतम निर्धारित ऊर्जा यानी कि कैलोरी मात्रा नहीं प्राप्त हो रही है। यानी कि गरीबी रेखा से नीचे वही माना जा रहा है जिसकी जो निर्धारित भोजन है, जितना कैलोरी मिलना चाहिए उतना कैलोरी अगर नहीं मिल रहा है तो वो क्या है, वो गरीबी रेखा से नीचे आ रहा है। क्लियर? यानी कि वो आर्थिक रूप से शोषित है, सामाजिक रूप से शोषित है और वो अनुसूचित जाति से संबंधित होगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए विशेष व्यवस्था क्या है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें पहला अस्पृश्यता का अंत। पहला क्या है? अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए विशेष व्यवस्था में पहला है कि अस्पृश्यता का अंत, जो कि अनुच्छेद 17 से संबंधित है दोस्तों, जिसमें छुआछूत का अंत कर, यानी कि इस तरह के जो भेदभाव है उसका अंत किया जाए। और दूसरा यहाँ पे देखिए, नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की जाए अनुसूचित जाति के लिए और शिक्षा में भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। किस तरह से कि जितने भी सीटें विद्यालय में उसमें से कुछ सीटें आरक्षित रखी जाए अनुसूचित जाति के लिए और निःशुल्क आवास, रहने के लिए निःशुल्क घर की व्यवस्था की जाए, आवास की व्यवस्था की जाए। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, निःशुल्क चिकित्सा और उनकी चिकित्सा भी निःशुल्क की जाए और छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की जाए, यानी कि स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाए। इस तरह से अनुसूचित जाति के उत्थान की विशेष व्यवस्था है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, गुट निरपेक्षता की नीति क्या है। तो दोस्तों, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया जाए। गुट निरपेक्षता के विषय में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो उसकी नीति जब हम जानेंगे तो उसका अर्थ अपने आप हम समझ लेंगे। तो दोस्तों, गुट निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, यानी कि जो भी विश्व स्तर पे गुट बनाए जाते हैं, यानी कि जो भी समूह बनाए जाते हैं या फिर संगठन बनाए जाते हैं, उन संगठन में किसी का भी हिस्सा ना रह करके यहाँ पे हर एक की जो अच्छी बातें होंगी बस हम उन्हीं को सीखेंगे, बस जो सच्चाई और अच्छे रास्ते पर चलेगा बस हम उन्हीं का साथ देंगे। यहाँ पे गुट निरपेक्षता की नीति इसी से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए पहला क्या है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला है साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध किया जाए। यानी कि जो भी साम्राज्यवाद, इसके पहले हम लोग साम्राज्यवाद पढ़ चुके हैं, तो ऐसे लोग, ऐसे संगठन जो साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहे हैं या जो भी उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनका विरोध करना पहली गुट निरपेक्ष की नीति है। और दूसरा देखिए यहाँ पे शांति व्यवस्था हेतु प्रयास किया जाए। और दोस्तों यहाँ पे देखिए दूसरी नीति क्या है कि शांति व्यवस्था के लिए प्रयास करना, यानी कि किसी भी तरह की अशांति ना पनपे इसके लिए प्रयास करना। और तीसरा यहाँ पे देखिए राष्ट्रवाद, संप्रभुता तथा आत्मसम्मान की रक्षा की जाए। यहाँ पे देखिए संप्रभुता, राष्ट्रवाद और आत्मसम्मान की रक्षा,
यहाँ पे गुटनिरपेक्षता की तीसरी नीति है। और चौथी नीति यहाँ पे देखें तो आर्थिक विकास हेतु प्रयास किया जाए। इसके प्रवर्तक भारत के प्रधानमंत्री नेहरू, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आर्थिक विकास हेतु प्रयास किया जाए और इसके लिए जो प्रवर्तक माने गए थे वो भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी माने गए थे और इनके साथ ही इंडोनेशिया के राष्ट्रपति यानी कि उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो भी ये गुटनिरपेक्षता की नीति लाई गई थी। और दोस्तों इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे वो सुकर्णो थे, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर थे और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो थे। तो इन लोगों ने गुटनिरपेक्षता की जो नीति लाई थी उसमें ये सारे विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए प्रयास किया जाए, ये सारी बातें कही थी। और यहाँ पे देखिए गुटनिरपेक्षता आंदोलन का प्रथम सम्मेलन 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था। तो ये जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में। क्लियर? तो ये दोस्तों यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे देखिए राष्ट्रवाद, संप्रभुता और आत्मसम्मान की रक्षा की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए ये जो गुटनिरपेक्षता की नीति है ये पूरे विश्व स्तर पे कार्य करती है। प्रत्येक जो भी इससे संबंधित देश हैं वो अपने लिए किस तरह की अपने देश के लिए किस तरह की नीतियाँ निर्धारित करते हैं। ये देखिए यहाँ पे गुटनिरपेक्षता की नीति के अंतर्गत हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से देश की संप्रभुता, देश के आत्मसम्मान की रक्षा की जाए और शांति व्यवस्था बनाई जाए और साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया जाए। क्लियर? यह आपको समझना है। अब दोस्तों हम देखेंगे पंचशील। पंचशील है क्या? सबसे पहले ये जानते हैं पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच हुए एक समझौते में किया गया। तो दोस्तों पंचशील क्या है? एक समझौता है जो कब हुआ था? भारत और चीन के मध्य हुआ था। किसके संबंध में? तिब्बत के संबंध में 29 अप्रैल 1954 को। क्लियर? आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये है क्या चीज़। ये एक पंचशील जो है एक समझौता है। ये भारत और चीन के बीच हुआ था। किससे संबंधित? तिब्बत से संबंधित। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखेंगे पंचशील का सिद्धांत भारत की विदेश नीति का आधार है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो पंचशील सिद्धांत लाया था ये किसने लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर? और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो पंचशील का सिद्धांत है वो क्या है? भारत की विदेश नीति का आधार है। दोस्तों आज भी ये विदेश नीति में फॉलो किया जाता है ये जो पंचशील सिद्धांत है। क्लियर? इस सिद्धांत का प्रतिपादन 20 जून 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच आपसी बातचीत के द्वारा किया गया था। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया। तो यहाँ पे देखिए 20 जून 1954 ईस्वी को हमारे देश के उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच आपसी बातचीत के द्वारा पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अब दोस्तों अब हम जानेंगे कि पंचशील सिद्धांत है क्या। क्लियर? यहाँ पे देखिए पंचशील के सिद्धांत पहला है प्रत्येक राज्य द्वारा दूसरे राज्य की प्रादेशिक अखंडता एवं सर्वोच्च सत्ता का सम्मान करना। पहला इसमें सिद्धांत क्या है कि हर एक राज्य दूसरे राज्य की जो भी प्रादेशिक अखंडता है और उसकी जो सर्वोच्च सत्ता है उसका सम्मान करे। क्लियर? यानी कि जितने भी राज्य हैं वो एक दूसरे राज्य की अखंडता और उसके जो भी उसकी सर्वोच्च सत्ता है यानी कि जो भी वहाँ का प्रधानमंत्री है, जो भी वहाँ के मंत्री हैं उनका सम्मान करे। और यहाँ पर देखिए दूसरा है एक दूसरे देश पर आक्रमण ना करना, यानी कि जो भी आसपास के देश हैं वो एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। ये सिद्धांत, चूंकि ये जो सिद्धांत है दोस्तों ये चीन और भारत के संबंध में था, लेकिन आज भारत हर देश के साथ ये सिद्धांत लागू करता है, क्योंकि यहाँ पर वो जिसके साथ भी आपसी सहयोग की भावना रखता है वो इस सब के साथ ऐसा फॉलो करता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए
किसी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करने की नीति का पालन करना, यानी कि किसी भी राष्ट्र में उसके जो अपने आंतरिक मामले हैं उसमें देश हस्तक्षेप नहीं करेगा, इस नीति का पालन किया जाए। और चौथा यहाँ पे प्रत्येक राष्ट्र के लाभ हेतु सहयोग की भावना रखना। तो दोस्तों ये देखिए, यो आपसी सहयोग की भावना भी, मतलब यहाँ पे हर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का ये सहयोग करेगा जिससे कि उनका लाभ हो, ये भी चौथा सिद्धांत है। और यहाँ पर देखिए नंबर 5 है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। शांतिपूर्ण ढंग से, यानी फिर किसी भी तरह से अशांति ना फैले, हर किसी के अस्तित्व को बनाए रखना, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। यानी कि सह अस्तित्व, यानी एक दूसरे का अस्तित्व खतरे में ना पड़े, एक दूसरे के अस्तित्व को समझा जाए, इस नीति का पालन करना। और यहाँ पे देखिए आधुनिक पंचशील के सिद्धांत द्वारा राष्ट्रों के लिए दूसरे के साथ आचरण के संबंध में निश्चित किए गए हैं। आज भी वही पंचशील सिद्धांत फॉलो हो रहे हैं कि किस तरह से हर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध रखेगा, किस तरह से उनका लाभ हेतु सहयोग करेगा, किस तरह से एक दूसरे को आक्रमण से बचाएगा। क्लियर, यानी कि आक्रमण नहीं करेगा एक दूसरे पे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत के शांति प्रयास, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत ने किस तरह से शांति का प्रयास किया है कि देश में शांति रहे, देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में शांति रहे। यहाँ पे देखिए द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में व्यापक जनधन की क्षति हुई, चारों ओर शांति बनाए रखने के प्रयास किए गए। इसके फलस्वरूप एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे भीषण युद्ध को रोक सके एवं विश्व में शांति स्थापित कर सके। तो दोस्तों देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 में, तो उस समय कहीं ना कहीं पूरे विश्व में अशांति थी और काफ़ी जनधन की हानि हुई थी। तो इस जनधन की हानि ना हो, इसके लिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो पूरे विश्व में शांति को बनाए रखे। तो इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे संगठन की आवश्यकता हुई जिससे कि जो भी विश्व में अशांति है और जो भी भीषण युद्ध हो रहे हैं उसको रोका जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपके अति लघुत्तरी या फिर बहुविकल्पीय में भी ये क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो आपको ये पूरी भूमिका बना के देना जरूरी था कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्योंकि दोस्तों 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं पूरा विश्व युद्ध जैसी अशांति में फंसा रहता है और जिसकी वजह से काफ़ी धन जन की हानि होती। तो इससे उबरने के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता थी जो कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल दोबारा ना क्रिएट हो और इस तरह के युद्ध दोबारा ना हो जिससे कि काफ़ी धन जन की हानि हुई थी। और एक तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिससे कि पूरे विश्व में शांति का माहौल बन पाए। तो इसी के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्य काम क्या था? इसका मुख्य काम यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा बनाए रखें। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए भारत के शांति प्रयास क्या हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए भारत दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद में नस्लीय भेदभाव के सर्वाधिक मुखर आलोचक में से एक था। तो दोस्तों जैसा कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद, नस्लीय भेद यानी कि जो काले गोरे का इस तरह का जो भेद रहा है, उससे उस मुद्दे पर पहली बार बातचीत करके यानी कि सर्वाधिक मुखर आलोचकों में से एक था कि किस तरह से उसकी आलोचना करने वाला जो देश था उसमें से भारत एक था। चूँकि दोस्तों देखिए हर जगह, हर विश्व में हर जगह कुछ ना कुछ कमियां हैं,
चाहे वो नस्लीय भेदभाव को लेकर के या फिर हम कह सकते हैं रंग भेद को लेकर के। तो इस मुद्दे पर भारत ने आगे आकर के आलोचना की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के द्वारा तो बनाए हुए सबको ही हैं और सबको हर तरह का अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि उनके राइट्स की बात की। यहाँ पे देखिए, वस्तुतः भारत संयुक्त राष्ट्र संघ 1946 में इस मुद्दे को उठाने वाला पहला देश था। तो 1946 में 1946 में भारत पहला ऐसा देश था जिसने रंग भेद के विरुद्ध बात कही। दोस्तों, उप समिति के संगठन में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी। यहाँ पे देखिए, जब 1965 में सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित कन्वेंशन पारित किया गया था, भारत सबसे पहले हस्ताक्षर करने वालों में से शामिल था। तो दोस्तों, जब देखिए नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए जब कन्वेंशन पारित किया गया तो उसमें हस्ताक्षर होते हैं हर देश के, तो उसमें पहला हस्ताक्षर करने वाला देश कौन था? भारत था। भारत ने अपने इस आदर्श को स्वयं पर लागू करते हुए 1947 में कश्मीर विवाद को संघ की सुरक्षा परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया और 1965 में भी संघ द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम को स्वीकार कर लिया गया। तो दोस्तों, ऐसा नहीं था कि भारत ने जो अलग अलग जगहों पे मुद्दे थे केवल उन्हीं पर ध्यान दिया, बल्कि इस मुद्दे यहाँ पर भारत ने अपने कंट्री में भी जो कश्मीर विवाद था उसको सुरक्षा परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया और 1965 में संघ द्वारा प्रस्तावित युद्ध को विराम स्वीकार कर लिया गया, यानी कि जो उस समय युद्ध चल रहा था 1965 में, उस युद्ध पर विराम स्वीकार किया गया। क्लियर? तो इस तरह से देखिए भारत की जो भूमिका रही है, भारत अगर आप विश्व के नक्शे में देखेंगे तो आपको भारत भले ही छोटा दिखेगा, लेकिन दोस्तों उसकी जो अपनी कार्यशैली है, उसका जो अपना नेतृत्व क्षमता है वो काफ़ी अलग है। जो पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाता है अपनी कार्य क्षमता के बल पे, अपने कार्यशैली के बल पे और अपने निर्णय शक्ति के बल पे। क्लियर? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज आपका चैप्टर 7 समाप्त हो गया है। अब हम पढ़ेंगे अगला अध्याय नंबर 8। तो दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। मेरा दूसरा चैनल है परी की मॉम, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, गर्मी में बोलने में तो फिर हालत ख़राब हो जाती है। तो बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरी मेहनत तभी सार्थक होगी जब आप वीडियो को शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, अपने आसपास सफाई रखिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।